Hello everyone, my name is Beena Chanwani and we are covering Business Studies Part 1. NCERT से हम इस बुक को कवर कर रहे हैं. बिजनेस स्टडीज पूरी जो बुक है ये NCERT है. इसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से कवर किया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो होते हैं जो एक मैनेजर को समझाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बताते हैं वो आपको प्रिंसिपल बताते हैं कि एक मैनेजर्स को कैसे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए क्या डिसीजन लेने हैं, क्या डिसीजन नहीं लेने हैं, ये आपके प्रिंसिपल आपको बताते हैं. आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. यानी मैनेजमेंट के कौन कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल के कौन कौन से नेचर्स होते हैं वो हम कवर करते हैं. सबसे पहले मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, यानी हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं. अभी हम पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से समझेंगे. एक जनरल गाइडलाइंस होती है, फॉर्मेशंस होता है, डिपेंड होते हैं सिचुएशंस पे. क्या क्या होता है मैनेजर प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है, फॉर्मेशन होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, फ्लेक्सिबल होते हैं, बिहेवियर होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं. जो मैनेजर प्रिंसिपल होते हैं वो ये सब मैनेजर प्रिंसिपल के नेचर्स हैं. सबसे फर्स्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल. तो दी मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल इन नेचर है. वो कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होंगे, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं एप्लीकेबल होंगे. अगर मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करूं तो दे आर एप्लीकेबल टू दी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर मैं बात करूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, बिग स्मॉल, एनपीओ, जितने भी हैं सब जगह पे मैनेजर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं. तो क्या कहा मैंने आपसे, मैनेजर प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, नॉन बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, बिग स्मॉल, जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन है सब पे एप्लीकेबल होते हैं. दे मीन्स दे कैन बी एप्लीकेबल, means they can be applicable to all types of organization irrespective of their size and nature. ये नहीं है कि साइज छोटा है या नेचर कैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा. प्रिंसिपल है, सब पर एप्लीकेबल होंगे. ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, बड़ा हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी हो, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कुछ भी हो, बस ये कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होते हैं. डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है, दिस रिजल्ट में भी वेरी एंड एप्लीकेंट में मॉडिफाई. यानी एप्लीकेशन क्या होता है, जितने भी ये जो प्रिंसिपल हैं ये मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर. या जिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर है, क्या साइज है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेबल ये सब पर होता है. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि मैनेजर के जो प्रिंसिपल होते हैं वो सब जगह पे डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. वर्क में जो वर्क होता है वो हम डिवाइड कर देते हैं. अब हर पर्सन को क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या है, रूल है. अब सब जगह पे रूल एप्लीकेबल होता है. अब चाहे साइज छोटा हो, बड़ा हो, नेचर में जैसे कि एक तरह से एनपीओ हो, नॉन एनपीओ, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पे एप्लीकेबल होता है. आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. यहाँ पे एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का. उस प्रिंसिपल में क्या बताया है कि डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी अप्लाई ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन. यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एप्लीकेबल होता है, अप्लाइड होता है. कैसे, रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन थ्रू द डिग्री ऑफ द स्पेशलाइजेशन में भी वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैं आपको बताती हूँ जो प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल ने बताया है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेबर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो पर्सन जिस काम को करने में परफेक्ट है आप उसको उसी वक्त पे अपॉइंट करिए. अगर जो पर्सन या जो एम्प्लॉय या जो एक तरह से वर्कर जिस काम को करने में एक्सपर्ट है वो टाइम पे काम को करेगा, फर्स्ट चीज. सेकेंड चीज, रिसोर्सेज वेस्टेज कम होंगे और जितनी प्रोडक्टिविटी आप चाहते हो वो प्रोडक्शन होगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव होगा. तो यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब हुआ यहाँ पे कि हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, एनपीओ या नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोग चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है या डिवीजन ऑफ जो लेबर होता है वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. आई होप आपको स्पेशलाइजेशन समझ में आएगा. यानी वर्क करने में एक्सपर्ट, जो पर्सन जिस काम को करने में परफेक्ट हो उसको उसी वर्क में अपॉइंट करना. यूनिवर्सल एप्लीकेबल आपको समझ में आया होगा. सेकेंड हम बात कर रहे हैं जनरल गाइडलाइन.
जनरल गाइडलाइन क्या होती है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होती है, एक ब्रॉड गाइडलाइन बताता है ताकि जितनी भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स है उनको हम जनरली नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर पाए। तो बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द ब्रॉड गाइडलाइन टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम इन जनरल, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको हम इजीली सॉल्व कर पाए। क्योंकि देखो क्या है कि जो बिजनेस का नेचर होता है ना, जो एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा डायनेमिक होता है। फर्स्ट जो हमने फीचर्स कंप्लीट किए थे मैनेजमेंट में, उसमें हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। जब डायनेमिक इन नेचर है तो वो चेंज होता रहता है, तो आपको जैसे ही नेचर चेंज हुआ आपको अपने आप को भी चेंज करना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज नॉट स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, दीज कैन नॉट बी अप्लाइड बाइंडली ऑन द सिचुएशन। यानी मैनेजर प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि हर सिचुएशन में सेम तरीके से एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका बिजनेस का नेचर होगा, जैसे कंडीशंस होंगी, जैसे सिचुएशन होगी, वैसे ही वो गाइडलाइन, वैसे ही वो प्रिंसिपल क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैनेजर मेक टेक बेसिक गाइडलाइन फ्रॉम द प्रिंसिपल, एंड हर मैनेजर क्या करेगा, उसके अंदर कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, कितनी अच्छी स्किल्स है, उन क्रिएटिविटी से एंड उस स्किल से वो उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, वो उन जनरल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या जितनी भी कोई प्रॉब्लम बिजनेस में अराइज होती है उसको इजीली सॉल्व कर पाता है। ये मैनेजर की गाइडलाइन होती है। तो द मैनेजर मस्ट अप्लाई दिस गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर। मैनेजर गाइडलाइन को कैसे अप्लाई करता है, जो भी बिजनेस का साइज होगा और जो उसका नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको अप्लाई करेगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको अप्लाई करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया हमने, The principle of fair remuneration insists the fair and aggregate salary of the employee। यानी एक प्रिंसिपल हम और भी पढ़ेंगे, फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने ये बताया कि जिस पर्सन जितना काम किया है ना, आपको उतनी फेयर वेजेस तो आपको देनी पड़ेगी। इसमें साइज क्या भी हो, नेचर कोई भी हो, कोई हमें इफेक्ट नहीं करता। जिस पर्सन ने जितना काम किया उसको आपको उतनी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। तो the what amount of the salary is fair depend on the nature and size of the financial capacity of the business। हाँ, ये डिपेंड करता है कि साइज क्या है। अगर साइज बड़ा होगा तो सैलरी भी ज्यादा बनेगी, साइज कम होगा तो सैलरी भी कम होगी। तो ये क्या है, एक नॉर्मल गाइडलाइन है, जिस पर्सन ने जितना काम किया उसको उतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए। ये आपकी जनरल गाइडलाइन होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। डिपेंड करता है साइज बड़ा हो, छोटा हो, नेचर कैसा भी हो, तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ये आपकी जनरल गाइडलाइन है जो प्रिंसिपल के लिए आपको फॉलो करनी होती है। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि जो मैनेजर प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सल हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, एंड जनरल गाइडलाइन होती है जो सबको फॉलो करनी होती है, चाहे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, बड़ा हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, एनपीओ हो या प्रॉफिट मेकिंग हो, सबको क्या होती है, फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशनरी या बोले फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बोले ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस पे बेस होते हैं। द मैनेजर प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। किस पे बेस होते हैं, एक्सपीरियंस पे बेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस होते हैं, एनालिसिस पे बेस होते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं हम, पास्ट का। जो भी पास्ट में वर्क हो चुका है उस पास्ट के वर्क को एनालिसिस करते हुए हम अपने प्रेजेंट सिनेरियो में उन प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करते हैं। तो मैनेजर प्रिंसिपल आर डेवलप ओनली द डीप एंड थ्रू दी रिसर्च वर्क। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो एप्लीकेबल होते हैं बहुत रिसर्च करने के बाद, पास्ट को रिसर्च करने के बाद ही ये तरह से डेवलप होते हैं। दे आर नॉट डेवलपमेंट ओवरनाइट। ये ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आपको फीलिंग आई, मैनेजर को फीलिंग आई कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल बन सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो मैनेजर प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत कंटिन्यूसली रिसर्च करने के बाद, क्योंकि ये प्रिंसिपल बेस्ड किसके ऊपर है, ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। और आप सबको पता है क्या हम लोगों का जो बिहेवियर है वो हर टाइम सेम रहता है, हाँ हर टाइम ये सेम नहीं रहता, लेकिन एक तरह से मोस्ट ऑफ टाइम जैसा रहता है उसको फॉलो करते हुए हम लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म की अगर बात करें तो जितने भी प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के वो किस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे, प्रैक्टिस पे, एनालिसिस करते हैं इवेंट्स इन दी पास्ट। जितने भी इवेंट्स हमारे पास में हो चुके हैं उन सबको एक्सपीरियंस करते हुए, फील करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से मैनेजर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। द मैनेजर में भी एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें क्या होता है कि मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर में एक्सपेरिमेंट डिफरेंट वे ऑफ अचीव। मैनेजमेंट क्या करता है, हर प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल करते हुए वो सोचता है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन पे पहुंचता है ताकि वो डिसाइड करता है कि हाँ ये प्रिंसिपल है एंड ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद एंड एक्सपेरिमेंट के बाद आर कंडक्टेड बिफोर द डेवलपिंग दैम। यानी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उसको डेवलप किया जाता है। ओवर दी नाइट ऐसे नहीं कि आपको फील आया और ये प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं होता है। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जनरल गाइडलाइंस है एंड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस होते हैं आपके मैनेजर प्रिंसिपल। फिर हम बात करें फ्लेक्सिबल। मैंने आपको फर्स्ट ये बताया था कि मैनेजर प्रिंसिपल जो होते हैं वो
फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? रिजिड नहीं होते हैं। जैसे ही डिफरेंट सिचुएशन में, यानी सिचुएशन जैसे ही चेंज हुई, आपको अपने प्रिंसिपल को चेंज करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली एंड अंडर द डिफरेंट कंडीशन। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? कंडीशन जैसे जैसे डिफरेंट होती जाती है, ये भी क्या होते जाते हैं? चेंज होते जाते हैं। सम चेंज कैन बी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। कुछ तो चेंज ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या किया, एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेट ऑफ दी गाइडलाइन बोल सकते हैं, टूल्स बोल सकते हैं, जो कि हर एक मैनेजर को अप्लाई करने होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो प्रिंसिपल हमने सॉल्यूशन के लिए बनाए, क्या हर टाइम पे हमारी प्रॉब्लम सेम होगी? जब हमारी प्रॉब्लम ही सेम नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे सेम हो सकता है? इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाकर अगर हम किसी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो प्रिंसिपल होंगे, वो आपके फ्लेक्सिबल ही होंगे, वो आपके रिजिड नहीं होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इंस्टीट्यूट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, टॉप लेवल, एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे हमने दो टर्म होता है, एक तो सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन को और डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग हेनरी फ्रॉम में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको से बताती हूँ, जब सेंट्रलाइजेशन हम तब एप्लीकेबल करते हैं जब हमारा बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बहुत बड़ा हो, और डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग तब करते हैं जब जो होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोगों को जब भी किसी टास्क को परफॉर्म करना होता है तो जो एक तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो बहुत हाथों में नहीं, एक पर्टिकुलर पर्सन ही सारी चीजों को संभाल सकता है। यानी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, एचआर की बात करें, फाइनेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, सेल्स की बात करें, तो बिजनेस का लेवल छोटा है तो एक ही पर्सन उन सबको मैनेज कर सकता है। जैसे हम एक इंडिविजुअल की शॉप की बात करें, जैसे मैं बात करूं कि मेरे फादर की कोई एक तरह से किराना किंग स्टोर है, अब मेरे पापा का लेवल जो शॉप का जो टर्नओवर है वो बहुत कम है, तो सब चीजों को मेरे फादर ही मेंटेन कर सकते हैं, चाहे मार्केटिंग करनी हो, चाहे सेल करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यही अगर मैं रिलायंस फ्रेश की बात करूं या डी मार्ट की बात करूं तो वहां पे एक पर्सन पूरे डिपार्टमेंट को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन का अडॉप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस चीज को, इस एग्जांपल को हम और अच्छे से फॉलो करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियोस में, जब हम लोग हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स देखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो जितनी भी पावर एंड अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल के पास होती है, और वो अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ फटाफट से अपनी पावर एंड अथॉरिटी को चेंज कर सकता है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, डिसीजन जल्दी लेने होते हैं, अकाउंटेबिलिटी जल्दी लेनी होती है, पावर को बहुत जल्दी यूज करना होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अंदर ऐसा नहीं होता है। सेंट्रलाइजेशन में होता है कि आप फटाफट से इन चीजों को चेंज कर सकते हो, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, लोअर लेवल होने के कारण जैसे डिमांड होगी वैसे हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहेवियर इन नेचर, यानी हम बात करें कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो मेनली ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। यानी प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट है आर फॉर्म टू बी प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, किस किस के बीच में, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में, एक मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में। किस किस के बीच में? ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में एंड मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में। अगर हमें क्या बात करें, अगर हमारे जो मटेरियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे जाएंगे तो हम इजीली वर्क को गोल को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। टू अचीव द मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्टिविटी फॉर द वर्कफोर्स, यानी हमें क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। अब हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज रेडी है लेकिन हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फटाफट से अपने मटेरियल रिसोर्सेज को बहुत स्मूथली तरह से मूवमेंट करना होगा, तभी हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी, दो चीजों पे बेस्ड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो दो चीजों पे बेस्ड है, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे, एक मटेरियल रिसोर्सेज पे। ह्यूमन रिसोर्सेज रेडी है लेकिन मटेरियल रेडी नहीं है, मटेरियल रेडी है कि ह्यूमन रेडी नहीं है, तो ये क्या होता है, एक तरह से दोनों के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत डायनेमिक नेचर होता है, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी गोल को अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। These principles insist on improving the relationship between the superior, subordinate and all member of the organization. They also establish the relationship. क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, किस किस के बीच में, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में, एक मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में। क्या होगा, मैंने आपको बताया जैसे ही हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो हमें दोनों के बीच में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में एंड मटेरियल रिसोर्सेज दोनों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है,
स्प्रेड द क्रॉप्स नहीं है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, तो क्या हम हमारे ह्यूमन बिहेवियर चाहे कितने अच्छे से वर्क करें, लेकिन अगर आपके पास मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे? क्या आप अपने गोल्स को कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम, जो प्रिंसिपल होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। जो मैनेजर प्रिंसिपल जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस्ड होता है। पहले हम एग्जांपल समझते हैं कि जब भी हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो जो मैनेजर होता है ना, वो अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको टारगेट्स देता है कि जैसे आप टारगेट्स अचीव कर लेंगे आपको रिवार्ड दिया जाएगा, आपको क्या जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैनेजर ने क्या किए, कुछ गोल को कंप्लीट करने के लिए, गोल को कंप्लीट करने के लिए कुछ टारगेट सेट किए और उनको बोला जैसे आप टारगेट सेट कर लोगे हम आपको रिवार्ड देंगे। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, उस टारगेट के पीछे भागेंगे, लेकिन उनको समझाया जाता है कि सब आप टारगेट अचीव करने के पीछे मत भागिए, आप उनसे ज्यादा भी एक्सीड कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कॉज क्या हुआ, सेटिंग ऑफ टारगेट इज अ कॉज, यानी हमें हमारे क्या कारण क्या है कि हमें क्या करना है, गोल्स को सेट करना है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बताना है मुझे, एक है कॉज, एक है इफेक्ट। हमने हमारे मैनेजर को बोला कि आपको इतने टारगेट्स को कंप्लीट करना है और आपको रिवार्ड मिलेगा, और उनको बताया कि सिर्फ टारगेट ही अचीव नहीं करना, आप चाहो तो टारगेट से अच्छा भी वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कॉज क्या है कि हमें टारगेट्स दिए अपनी एम्प्लॉइज को, जबकि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इससे इंक्रीज हो रही है। ये क्या है, हमारा इफेक्ट। तो इससे क्या होता है कि बहुत से जो मैनेजर्स होंगे, बहुत से जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो एक तरह से मोटिवेट भी होंगे कि हमें रिवार्ड मिलने वाला है, हमें एप्रिसिएशन मिलने वाला है, तो हम इसके लिए एक तरह से बहुत ज्यादा वर्क करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो प्रेशर भी फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं से जो रिलेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। तो प्रिंसिपल क्या बताते हैं, अप्लाइड इन सिचुएशन। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो हर दम सिचुएशन पे एप्लीकेबल होता है। प्रिंसिपल कैन नॉट बी परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट बिकॉज अप्लाई, क्योंकि ये क्या होता है, किस पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन बीइंग पे बेस्ड होते हैं, और सबसे काम करने का और सबका सिचुएशन क्या होती है, अलग अलग होते हैं। जिस सिचुएशन पे जो चीज एप्लीकेबल होती है, करनी होती है, वो एक मैनेजर स्किल के थ्रू ही हो सकती है। एक मैनेजर कितना क्रिएटिव है, वो किस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, ये एक मैनेजर पे ही डिपेंड करता है। तो मैनेजर क्या करता है, एक कॉज एंड इफेक्ट, प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताता है। यहाँ पे आपने कॉज क्या किया, टारगेट सेट किए, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करें कंटीजेंट। मैनेजर प्रिंसिपल क्या होता है, कंटीजेंट होता है। कंटीजेंट क्या होता है, डिपेंड ऑन अपॉन द सिचुएशन। किस पर डिपेंड है, सिचुएशन पे, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पे डिपेंड है। सिचुएशन क्या होगा, नेचर क्या है, साइज क्या है, जैसे सिचुएशन चेंज हुई आपको अपने प्रिंसिपल चेंज करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे ही आपका टाइम चेंज हुआ, जैसे ही आपकी सिचुएशन चेंज हुई, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is contingent and depend upon the given situation at a particular point of time। जब भी हमें इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो मैनेजमेंट को अपने प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्रिएटिवली से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही वर्क की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जो भी सिचुएशन है, हमें अपने प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, जनरल गाइडलाइन होती है जो सबको फॉलो करनी होती है, बेस्ड होते हैं फॉर्म प्रैक्टिस पे, एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बताने का काम करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, एंड कंटीजेंट होते हैं, जैसे ही टाइम चेंज हुआ, जैसे सिचुएशन चेंज हुई, हमें चेंज होना पड़ेगा, ये मैनेजर प्रिंसिपल आपके बताते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा मैनेजर प्रिंसिपल की फीचर्स में, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जनरल गाइडलाइन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, फ्लेक्सिबल, बिहेवियर ऑन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटीजेंट। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।